फ्लैट लेने पर कितना जीएसटी लगता है? क्या भुगतान किए गए जीएसटी का हमें कुछ क्रेडिट मिल सकता है? क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधान जीएसटी में और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन जीएसटी हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। और हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी के ये सभी प्रावधान। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जीएसटी ऑन रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए नीलम और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी ऑन रियल इस्टेट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो रियल इस्टेट में जीएसटी आने के बाद सभी टैक्सेस जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्सेस, सभी टैक्सेस जीएसटी में शामिल किए गए हैं। तो रियल इस्टेट के हैं दो इम्पॉर्टेंट पहलू, एक है लैंड और दूसरा है बिल्डिंग, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैंड के बारे में। तो लैंड एक सीजीएसटी एक्ट में लैंड सेल को एग्जेम्प्ट किया गया है जीएसटी से। तो जो भी लैंड सेल या परचेज होगी उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप लैंड लीज कर रहे हैं तो इसके ऊपर जीएसटी ज़रूर लगता है। तो लैंड लीज या तो शॉर्ट टर्म हो सकती है या तो लॉन्ग टर्म हो सकती है, और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों लीज पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर कोई लैंड डेवलप प्लॉट है, यानी कि जिसमें लैंड है और उसके ऊपर कॉमन एमिनिटीज़ जैसे कि ड्रेनेज और ये सब फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो इसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा? तो हाँ जी, इसके ऊपर जीएसटी ज़रूर लगेगा और रेट ऑफ जीएसटी रहेगा 18%। चलिए तो अब हाउसिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो हाउसिंग सेक्टर में हम प्रॉपर्टी टाइप को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो पहली तो है अफोर्डेबल हाउसिंग और दूसरा रहेगा नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग। और रेट ऑफ जीएसटी रहेगा अफोर्डेबल हाउसिंग पे 1% और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग पे 5% विदाउट आईटीसी। आप चाहे तो इस क्लिप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जीएसटी रेट कैसे कम हुआ है ये भी हम इस चार्ट से देख सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की हुई अफोर्डेबल हाउसिंग की वैल्यू है 45 लैक्स। तो 45 लैक्स के बिलो जो भी प्रॉपर्टी है उसे अफोर्डेबल हाउसिंग में गिना जाएगा और अबव 45 लैक्स प्रॉपर्टी को नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग में गिना जाएगा। इसके साथ ही कारपेट एरिया की एक और कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, जैसे कि 60 स्क्वायर मीटर्स फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली and 90 square meters for non-metropolitan cities। जीएसटी कानून की एक अनूठी विशेषता इसके आईटीसी व्यवस्था में है, जो इसे भारत की पिछली कर प्रणाली से अलग बनाती है। एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर उसके पूरा होने तक एक रियल इस्टेट डेवलपर वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी पर कई बार टैक्स का भुगतान करता है। जीएसटी व्यवस्था के तहत बिल्डर को अपना आउटपुट टैक्स चुकाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। चलिए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कुछ कंडीशंस दी गई है। तो ये कंडीशंस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपके पास एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। जिस भी सर्विसेज का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं तो उसका आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। आप रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं उसे आप गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इस तरह के कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। और कमर्शियल प्रॉपर्टी पे अभी भी रेट ऑफ जीएसटी है 12%। तो इस पे ही सिर्फ आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में जीएसटी रेट्स कम हो गए हैं और जिसके ऊपर 1% और 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी है। अगर आप कोई भी कैपिटल गुड्स है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। और जो भी सर्विस आप रिसीव कर रहे हैं इसे आपको किसी भी पर्सनल अकाउंट पे यूज़ नहीं करना है। मतलब अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, अगर ये रिनोवेशन है या कुछ भी इस तरह का सर्विस है जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं,
तो इस केस में आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का क्या इम्पैक्ट है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में जैसा कि हमें पता है कि एडवोकेट की सर्विसेज है या किसी फाइनेंशियल सर्विसेज है, इस तरह की सर्विसेज में रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस, मतलब जो रिसीवर ऑफ द सर्विस है, उसे ही सारे जीएसटी बेयर करना होता है। तो सेम डेवलपर्स और बिल्डर्स के केस में भी एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन इन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में एक खास बात ये आती है कि काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार होते हैं, तो वो ठेकेदार जो होते हैं वो अनरजिस्टर्ड होते हैं। तो इनके केस में जो भी अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर से अगर आप काम करवाते हैं तो आपको उनके बिहाफ का जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं रेंटल इनकम पे जीएसटी कैसे लगेगा। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर ये पर्सनल यूज़ के लिए की जाती है तो इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और इसे आप किसी कमर्शियल यूज़ के लिए दे रहे हैं तो इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। और अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड टेनेंट को आरसीएम के तहत जीएसटी लायबिलिटी @18% देना होगा। चलिए, तो कुछ FAQs देख लेते हैं। जैसे कि होम लोन पे कोई जीएसटी नहीं लगता है और मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस जो है वो अगर 7,500 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी पे अभी भी जीएसटी रेट 12% है। और यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट है कि जीएसटी सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ पे ही लगेगा और जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ है उस पर कोई भी किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। रियल इस्टेट इंडस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ है जैसे कि टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज ट्रांजैक्शंस। तो अगर कोई लैंड ओनर अपनी लैंड इन 3 टर्म्स पर जैसे कि टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज पे देता है तो ये ट्रांजैक्शंस एग्जम्प्ट है जीएसटी से, अगर ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले के ट्रांजैक्शंस है। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शंस कमर्शियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए किए जाते हैं तो इसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। तो अब तक हम ये समझ ही चुके हैं कि जीएसटी ऑन रियल इस्टेट एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इस सेक्टर की अपनी चुनौतियां हैं और जीएसटी के सभी प्रावधान मार्केट कंडीशंस को, डेवलपर्स को, बिल्डर्स को और होम बायर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। जीएसटी कानून ने रियल इस्टेट सेक्टर में काफ़ी बदलाव लाए हैं और यही है जीएसटी पावर ऑफ टैक्सेशन ऑन रियल इस्टेट। तो ये थे कुछ सूचनाएं, इंफॉर्मेशन फॉर जीएसटी ऑन रियल इस्टेट। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।